नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सचमुच हमारे पैरों के नीचे है, लेकिन जिसकी अहमियत हम अक्सर भूल जाते हैं। मिट्टी। हमारे पास मिट्टी जीवन का आधार और महत्व शीर्षक वाले एक दिलचस्प लेख के कुछ अंश हैं जो इस कह सकते हैं अनदेखे संसार पर रोशनी डालते हैं। और ये वाकई एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग मिट्टी को बस मतलब धूल या कीचड़ समझते हैं, हाँ। पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। ये तो एक पूरी दुनिया है अपने आप में। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि भाई मिट्टी खेती के लिए जरूरी है, वो तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, वो तो जाहिर है। हम समझना चाहते हैं कि ये हमारे पर्यावरण के संतुलन, हमारी संस्कृति, हमारे स्वास्थ्य और सही मायनों में हमारे वजूद के लिए कितनी कितनी बुनियाद रखती है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वो सिर्फ बेजान कण नहीं, बल्कि एक धड़कता हुआ जीवित संसार है जो अनगिनत तरीकों से हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाता है। आपने बहुत सही कहा। मिट्टी महज एक भौतिक चीज नहीं है, ये एक बेहद जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र। हाँ, मतलब जीवों और उनके आसपास के निर्जीव माहौल का एक मिला जुला गतिशील ताना बाना। ये एक ऐसा प्राकृतिक खजाना है जिसका असर हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर पड़ता है। ये एक जीवित इकाई है जिसमें सचमुच अरबों खरबों जीव पलते हैं। अरबों खरबों। बिल्कुल। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, उन अंशों के आधार पर जो हमारे पास हैं। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी बात से जो लेख में कही गई है। मिट्टी हमारे ग्रह पर जीवन की आधारशिला है। ये सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है, पर इसका असल मतलब क्या है जमीनी स्तर पर? इसका मतलब है कि धरती पर पनपने वाला ज्यादातर जीवन, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या हम इंसान, किसी न किसी तरह मिट्टी पर ही निर्भर है। ये सिर्फ पौधों को उगने की जगह नहीं देती। अच्छा। सोचिए, ये पोषक तत्वों के विशाल चक्रों का केंद्र है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, पोटेशियम, ये सब जीवन के लिए जरूरी तत्व मिट्टी के जरिए ही घूमते और बदलते रहते हैं। मिट्टी पानी को किसी फिल्टर की तरह साफ करती है, उसे सोख कर अपने अंदर जमा करती है। हाँ। और जैसा आपने कहा, ये अनगिनत जीवों का घर है। हाँ। 1 ग्राम मिट्टी में सोचिए जरा, अरबों बैक्टीरिया, लाखों फंगस, हजारों प्रोटोजोआ और कई दूसरे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। 1 ग्राम में? बाप रे। हाँ, और इनके अलावा केंचुए, चींटियां, दीमक, मिलीपीड्स, मतलब एक पूरी फौज है जो मिट्टी के अंदर लगातार काम करती रहती है। सही मायनों में जमीन के ऊपर की जो खाद्य श्रृंखला है ना, हाँ। उसकी शुरुआत इसी मिट्टी के अंदर होती है। हाँ। और इन सब बातों का सबसे सीधा और स्पष्ट असर जो हम देखते हैं वो है खेती पर। बिल्कुल। जानकारी के अनुसार मिट्टी ही पौधों को वो सारे पोषक तत्व, पानी और खनिज मुहैया कराती है जिनकी उन्हें बढ़ने के लिए जरूरत होती है। हम जो भी अनाज, फल, सब्जियां खाते हैं, उन सब की शुरुआत इसी मिट्टी से होती है। अच्छी सेहतमंद मिट्टी के बिना अच्छी फसल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये बात सीधे सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी से जुड़ी है। स्वस्थ उपजाऊ मिट्टी का मतलब है बेहतर फसल उपज, ज्यादा पौष्टिक अनाज। इससे न केवल हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरता है, बल्कि उन करोड़ों किसानों की रोजी रोटी भी चलती है जो इस धरती पर मेहनत करके अन्न उगाते हैं। सही कहा। लेख में जैविक जैविका का जिक्र है, और ये जानना दिलचस्प है कि जैविक खेती की कामयाबी तो पूरी तरह से मिट्टी की सेहत पर ही टिकी होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जहां रासायनिक खेती बाहरी खाद पर निर्भर करती है, वहीं जैविक खेती मिट्टी के अंदर मौजूद जीवन और उसकी कुदरती उर्वरता को बढ़ाती है। मिट्टी में मौजूद केचुए, सूक्ष्म जीव, यही तो कूड़े कचरे को खाद में बदलते हैं। हाँ। पोषक तत्वों को पौधों के लिए आसान बनाते हैं और मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं ताकि पानी और हवा जड़ों तक पहुंच सके। यानी ये अंदर ही पूरी फैक्ट्री चल रही है। बिल्कुल, एक नेचुरल फैक्ट्री। ये तो कमाल है कि मिट्टी अंदर से इतनी क्रियाशील है। पर खेती के अलावा एक और बहुत जरूरी पहलू है जिस पर लेख ध्यान दिलाता है, पर्यावरण का संतुलन। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि मिट्टी पानी जमा करती है, भूजल को रिचार्ज करती है और इससे जलवायु भी नियंत्रित रहती है। ये कैसे होता है? इसे समझने के लिए मिट्टी को एक बड़े स्पंज की तरह सोचिए। स्पंज? अच्छा। हाँ। जब जोरों की बारिश होती है तो एक स्वस्थ, अच्छी संरचना वाली मिट्टी तेजी से पानी को सोख लेती है। इससे पानी जमीन की सतह पर तेजी से बहकर बाढ़ लाने के बजाय मिट्टी के अंदर चला जाता है।
ये सोखा हुआ पानी धीरे धीरे रिस कर नीचे जाता है और जमीन के अंदर पानी के भंडारों यानी भूजल को भरता है। यही भूजल हमारे कुओं, बोरवेल और नलकूपों में आता है। जो पीने और सिंचाई के काम आता है। बिल्कुल, जो पीने के पानी और सिंचाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। और पानी सोखने की ये क्षमता सूखे के असर को भी कम करने में मदद करती है। और जलवायु नियंत्रण वाली बात, मिट्टी का उससे क्या लेना देना? ये शायद मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन कह सकते हैं सबसे कम सराहा गया काम है। मिट्टी कार्बन को जमा करने का एक विशाल भंडार है। कार्बन कैसे? जिसे हम कार्बन सिंक कहते हैं। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं है। और जब वे मरते हैं या उनके पत्ते, टहनियां जमीन पर गिरते हैं तो मिट्टी के सूक्ष्म जीव उन्हें तोड़ते हैं और उसका कार्बन मिट्टी में जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस के रूप में जमा हो जाता है। अच्छा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की मिट्टी में वायुमंडल और सभी पेड़ पौधों को मिलाकर जितना कार्बन है उससे कहीं ज्यादा कार्बन जमा है। क्या बात है, मतलब मिट्टी तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमारी एक गुप्त सहयोगी है। बिल्कुल। स्वस्थ मिट्टी हवा से कार्बन खींचकर उसे जमीन में लंबे समय के लिए बंद कर देती है। ये ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का एक प्राकृतिक और बेहद शक्तिशाली तरीका है। गजब। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जब मिट्टी खराब होती है, उसका कटाव होता है या गलत तरीके से खेती होती है तो ये जमा हुआ कार्बन वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हवा में चला जाता है और जलवायु परिवर्तन को और तेज करता है। हाँ बिल्कुल। आपने मिट्टी के कटाव का जिक्र किया। स्रोत इसके खतरों के बारे में भी चेतावनी देता है कि ये जमीन की उपजाऊ शक्ति कम करता है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। ये कितना गंभीर है? ये एक बहुत ही गंभीर और व्यापक समस्या है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना, चाहे वो हवा से उड़े या पानी के साथ बह जाए, वो सबसे पहले मिट्टी की सबसे ऊपरी और सबसे कीमती परत को ले जाता है। इसी परत में ज्यादातर पोषक तत्व और जैविक पदार्थ होते हैं। अच्छा। इसे बनने में सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन गलत प्रबंधन से ये कुछ ही सालों में बह सकती है। ओह। और इसके नतीजे भयानक होते हैं। खेतों की पैदावार घट जाती है, किसानों की लागत बढ़ जाती है। ये बही हुई मिट्टी नदियों, झीलों, तालाबों में जाके जमा हो जाती है, पानी को गंदला करती है। हाँ, प्रदूषण भी होता है। जलीय जीवों का दम घोंटती है और जलाशयों की पानी रखने की क्षमता कम कर देती है, जिससे बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। कई बार ये सड़कों और नालियों को भी जाम कर देती है। यानी ये सिर्फ खेत का नुकसान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसी मिट्टी के अंदर छुपी है जैव विविधता की एक और दुनिया। पढ़ते हुए मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि मिट्टी सिर्फ कीचड़ नहीं बल्कि अपने आप में लाखों करोड़ों किस्म के जीवों का घर है। सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े और न जाने क्या क्या। ये सचमुच हैरान करने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा, एक मुट्ठी भर स्वस्थ मिट्टी में पृथ्वी पर मौजूद कुल इंसानों से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। बाप रे। बैक्टीरिया, फंगस यानी कवक, आर्किया, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, ये सब मिलकर एक अदृश्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण दुनिया बनाते हैं। फंगस के धागे, जिन्हें माइसीलियम कहते हैं, मिट्टी में मीलों तक फैले हो सकते हैं, जो कणों को बांध कर रखते हैं और पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाते हैं। मीलों तक? हाँ। और केंचुए तो मिट्टी के इंजीनियर कहलाते हैं। इंजीनियर क्यों? वो मिट्टी खाते हैं, उसे उलट पलट करते हैं, उसमें सुरंगें बनाते हैं, जिससे हवा और पानी का संचार बेहतर होता है। और उनके द्वारा निकाला गया मल, जिसे कास्टिंग कहते हैं, वो बेहतरीन खाद का काम करता है। अच्छा। फिर चींटियां, दीमक, स्प्रिंगटेल्स, हर किसी की अपनी भूमिका है इस सिस्टम में। लेख में बैक्टीरिया और फंगस के पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध, मतलब आपसी फायदे वाले रिश्ते का भी जिक्र है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत आकर्षक है। माइकोराइजा नाम के फंगस पौधों की जड़ों के साथ जुड़ जाते हैं। ये फंगस मिट्टी में दूर दूर तक फैलकर पौधों के लिए पानी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व सोख कर लाते हैं, जो जड़ें खुद नहीं ला पाती। बदले में पौधे फंगस को अपने बनाए हुए भोजन यानी शर्करा का कुछ हिस्सा देते हैं। मतलब लेन देन का रिश्ता? बिल्कुल। इसी तरह कुछ खास बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनाकर रहते हैं और हवा की नाइट्रोजन गैस को सीधे ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं शायद। हाँ,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कुदरती खाद बनाने जैसा है। ये जो पूरा जटिल जीवन जाल है ना, यही मिट्टी को जिंदा और उपजाऊ बनाता है। सही बात है। जब हम मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो असल में हम इसी जीवित समुदाय के स्वास्थ्य की बात कर रहे होते हैं। हम अक्सर मिट्टी के इस इस्तेमाल को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन जानकारी हमें याद दिलाती है। घर बनाने में कच्ची मिट्टी की ईंटें, लिपाई पुताई, टाइलें, हाँ, खासकर हमारे गांव में आज भी मिट्टी के घर शान से खड़े हैं। और ये सिर्फ परंपरा या सस्ता विकल्प होने की बात नहीं है। मिट्टी से बने घर कई मामलों में बहुत टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अच्छा, वो कैसे? मिट्टी में गर्मी को सोखने और धीरे धीरे छोड़ने का गुण होता है, जिसे थर्मल मास कहते हैं। थर्मल मास? हाँ, इससे ये घर गर्मियों में अंदर से ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। तो एयर कंडीशनिंग और हीटिंग पर ऊर्जा का खर्च काफी कम हो जाता है। ये तो बढ़िया है। और इन्हें बनाने में सीमेंट और स्टील जैसी चीजों के मुकाबले बहुत कम ऊर्जा लगती है। सामग्री अक्सर स्थानीय रूप से ही मिल जाती है। अडोब यानी कच्ची ईंट, रैम्ड अर्थ यानी कूटकर बनाई दीवारें, कंप्रेस स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक्स, ऐसी कई आधुनिक तकनीकें भी हैं जो मिट्टी के निर्माण को और बेहतर बनाती हैं। और हाँ, जैसा लेख में बताया गया है, मिट्टी बांध, सड़कों के आधार और दूसरी कई बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में भी एक बुनियादी सामग्री है। बिल्कुल, उसकी भार वहन क्षमता और स्थिरता का अध्ययन, सॉइल मैकेनिक्स, ये सिविल इंजीनियरिंग का एक अहम हिस्सा है। और फिर आता है वो पहलू जो हमारे दिलों से जुड़ा है, सांस्कृतिक महत्व। भारत में तो मिट्टी का हमारी संस्कृति और परंपराओं से बहुत गहरा नाता है। लेख में मिट्टी के बर्तन, दिए, मूर्तियां, खिलौने का जिक्र है। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और 30 त्योहारों का अटूट हिस्सा रहे हैं। सही कहा। यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताओं में भी मिट्टी का महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, मिट्टी सिर्फ एक संसाधन नहीं, ये हमारी पहचान का हिस्सा है। जी। सोचिए, कुम्हार जब चाक पर मिट्टी को आकार देता है तो वो सिर्फ बर्तन या दिया नहीं बना रहा होता। सही। वो सदियों पुरानी कला और परंपरा को जिंदा रख रहा होता है। दिवाली के दिए हों, गणेश चतुर्थी या दुर्गा पूजा के लिए बनने वाली मूर्तियां हों, शादी ब्याह की रस्में हों, मिट्टी हर जगह मौजूद है। हर जगह। अलग अलग इलाकों की टेराकोटा कलाकृतियां, मंदिर की सजावट, लोक कलाएं, ये सब मिट्टी से ही संभव हुई हैं और हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। हमारे दर्शन में भी पृथ्वी यानी मिट्टी को पंच महाभूतों में से एक माना गया है, जीवन का आधार। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ज्ञान, कौशल और प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। मिट्टी से ये रिश्ता हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसके बारे में शायद कम लोग जानते होंगे, मिट्टी का स्वास्थ्य और औषधीय उपयोग। स्रोत में आयुर्वेद में मिट्टी के इस्तेमाल का जिक्र है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है। कुछ खास तरह की मिट्टी, जैसे मुल्तानी मिट्टी, हाँ, मुल्तानी मिट्टी तो सुना है, हाँ, या बेंटोनाइट क्ले, अपने खास गुणों के लिए जानी जाती हैं। इनमें खनिज भरपूर होते हैं और इनमें सोखने और विषाक्त पदार्थों को निकालने की क्षमता होती है। अच्छा, डिटॉक्सिफाइंग। हाँ, डिटॉक्सिफाइंग। इसीलिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में, खासकर आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में, इनका इस्तेमाल त्वचा रोगों जैसे मुहासे, एक्जिमा के इलाज में, सूजन कम करने या शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए लेप के रूप में किया जाता रहा है। मड बाथ वगैरह। बिल्कुल। आपने मड बाथ या मिट्टी के लेप यानी मड पैक के बारे में सुना होगा, जो आजकल स्पा और वेलनेस सेंटरों में भी काफी लोकप्रिय हैं, त्वचा को साफ करने और आराम पहुंचाने के लिए। हाँ। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि पेनिसिलिन जैसी जीवन रक्षक एंटीबायोटिक दवाएं भी सबसे पहले मिट्टी में पाई जाने वाले सूक्ष्म जीवों से ही खोजी गई थीं। क्या बात है, पेनिसिलिन भी? हाँ, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस फंगस से। मिट्टी वाकई गुणों का खजाना है। तो आज की इस बातचीत से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है। मिट्टी सिर्फ खेती का माध्यम नहीं है, ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखती है, पानी को सहेजती है, जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती है, अनगिनत जीवों को पनाह देती है, हमारे घर बनाती है, हमारी संस्कृति का आधार है और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ी है। जैसा कि लेख का शीर्षक कहता है, ये सचमुच जीवन का आधार है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि मिट्टी एक बेशकीमती और ये याद रखना जरूरी है, एक सीमित संसाधन है। सीमित, हाँ। 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन गलत मानवीय गतिविधियों से ये कुछ ही पलों में नष्ट हो सकती है। इसका संरक्षण, इसकी देखभाल करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सही।
स्रोत में भी मिट्टी के कटाव और प्रदूषण को रोकने, जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, जैसे बिना जुताई की खेती, कवर क्रॉपिंग, कंपोस्टिंग और मिट्टी बचाने की तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे अपने भोजन, पानी और भविष्य को सुरक्षित करने की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिट्टी की सेहत के बारे में शायद उतनी ही गंभीरता से सोचना चाहिए जितनी हम अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि हमारी सेहत भी तो इसी पर टिकी है। बिल्कुल सही। ये सब आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वस्थ मिट्टी का मतलब है स्वस्थ भोजन। हाँ, स्वस्थ भोजन का मतलब है स्वस्थ इंसान। स्वस्थ मिट्टी का मतलब है साफ पानी और संतुलित पर्यावरण। और स्वस्थ पर्यावरण का मतलब है एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य। ये एक अटूट कड़ी है जिसकी शुरुआत हमारे पैरों के नीचे की इसी मिट्टी से होती है। तो आज की हमारी ये गहन पड़ताल हमें मिट्टी के इस बहुआयामी और अक्सर अनदेखा महत्व की याद दिलाती है। ये सिर्फ धूल या कीचड़ नहीं, ये जीवन है। अगली बार जब कोई मिट्टी पर चले, चाहे पार्क में हो, खेत में हो या अपने घर के बगीचे में ही क्यों न हो, तो एक पल रुक कर जरूर सोचना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए उस जटिल, अदृश्य और अद्भुत दुनिया के बारे में जो हमारे पैरों के ठीक नीचे धड़क रही है। वो दुनिया जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप लगातार हमारे वजूद को थामे हुए हैं। सही। और फिर खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम इस खामोश मददगार को वो इज्जत और वो देखभाल दे रहे हैं जिसका वो हकदार है? ये सोचने वाली बात है।